गुड मॉर्निंग माय वेरी डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और अब की बार थर्ड सेमेस्टर में फिर लगातार तीसरे सेमेस्टर में आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। और अब की बार थर्ड सेमेस्टर में मुझे एक सब्जेक्ट भी एलोकेट हुआ है जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, साल भर आप मुझसे पढ़े हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब की बार मेरे पास अकाउंट जैसा टफ सब्जेक्ट नहीं है, अब की बार आसान सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड है, आप ज़्यादा आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मज़ा बहुत आएगा। ये पेपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आज के ऑनलाइन के दौर में बैंक कौन नहीं जानता और किसको बैंक नहीं जानना चाहिए। आज से 10 साल पहले इंडिया में बहुत सारे लोग बाग थे जो बैंक के बारे में बहुत कम जानते थे। वो जो बिलो पार्टी लाइन थे, वो जो बेहद गरीब थे, उन लोगों को बैंक तक जाने की नौबत कभी नहीं आती थी। लेकिन जब जन धन खाते खुलने शुरू हुए 2014 के बाद से, उसके बाद से लगभग हर एक के पास एक बैंक अकाउंट है। और आप पूरा सेगमेंट तो कोई ना कोई एटीएम कार्ड, कोई फ़ोन पे, कोई पेटीएम, कोई गूगल पे, सब बैंक्स को जानते हैं। इसलिए मेरे लिए अब की बार कार्य बड़ा आसान है क्योंकि चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। बैंकिंग होता क्या है, एक बैंक क्या होता है। तो आज की क्लास बेहद इंट्रोडक्टरी में बुक नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज ए बैंक? बैंक एक बिचौलिया है, मिडिल मैन। कुछ लोगों से पैसा लेता है और कुछ लोगों को पैसा दे देता है। जिनसे पैसा लेकर के जमा करता है डिपॉजिट्स। लोगों बाद आकर के उसके पास पैसा जमा करना ही क्या है, दैट इज डिपॉजिट्स। जो लोग बैंक के पास आके पैसा जमा करते हैं वो उसको इंटरेस्ट देता है और जिन लोगों को लोन देता है उन लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करता है। जिनको लोन देता है उनसे इंटरेस्ट ज्यादा लेता है और जिनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है उनको इंटरेस्ट कम देता है। ये जो वेरिएशन है इंटरेस्ट लेने का और इंटरेस्ट देने का, इसके बीच के गैप में वो अपने सारे एक्सपेंसेस को काटता है और साथ ही साथ प्रॉफिट निकालता है। तो अब आप ही समझ सकते हैं बैंक क्या है। बैंक इज ए मिडिल मैन बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड लोन सीकर्स। डिपॉजिटर जैसे मेरी सैलरी आती है, मेरा एक सेविंग बैंक अकाउंट है, आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है, आपके पापा का भी सेविंग बैंक अकाउंट होगा। जब भी कुछ पैसा बचता है हम कहीं ना कहीं जाकर के बैंक में डिपॉजिट करते जाते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग, इंडिया में तो 1 अरब से ज्यादा लोग बात किसी न किसी बैंक में जाकर के पैसा डिपॉजिट करते हैं और ये पैसा पूल हो जाता है, पूल बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो यही बैंक किसी न किसी फर्म वाले को, किसी न किसी फैक्ट्री वाले को जाकर के ये लोन के रूप में दे देते हैं। उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग को इंटरेस्ट देते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा ये लगता है कि हमारा पैसा सेफ है, सुरक्षित है और साथ ही साथ उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो हम प्रेफर करते हैं कि अब पैसे को अपने घर में ना रखें, बैंक में रखें। और उसी की जगह पर दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं जो लोन लेते हैं उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको बड़े लोन की जरूरत है और जब बड़े लोन की जरूरत है तो फिर वो बैंक्स लोन ले जाते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं। ये जो वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है उसमें से बैंक अपने एक्सपेंसेस काटता है और अपनी प्रॉफिट को सिक्योर करता है। यही बैंकिंग का बिजनेस है। आज बैंक्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हम लोग इंडिया में किस चीज को पाते हैं, हम लोग इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम को पाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। बैंकिंग की परंपरा को अगर समझना है तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। तब जब मुद्रा ही नहीं थी तो बैंक कहां रहा होगा। मुद्रा नहीं थी, जब बार्टर सिस्टम था देयर वाज नो बैंक। फिर धीरे धीरे मुद्रा, मनी, करेंसी आनी शुरू हुई। करेंसी ना होती तो बैंक नहीं होते। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स। पहले बार्टर सिस्टम था, चीजों के बदले में चीजें दी जाती थी, खरीदी जाती थी। कभी जब हम डिटेल में मनी के बारे में पढ़ा रहे होंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में तो हम बार्टर सिस्टम को समझाएंगे। मैं आपको बता दूं बार्टर सिस्टम वो नहीं है कि भैया हमने खूब सारा गेहूं लादा और गेहूं लाद करके हम बाजार चल दिए, 1 से 1 मीटर कपड़ा लिया, उसके बदले में थोड़ा सा गेहूं दे दिया। ये सिस्टम नहीं था क्योंकि इसमें तो वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता किस चीज के बदले में कितनी चीज दी जाएगी। हाउ टू फिक्स द रेट। एक के पास सिर्फ आम ही आम है, वो आम के बदले में सब कुछ नहीं खरीदेगा। व्यवस्था होती थी कि इस तरीके से चीजें मैनेज करेंगे। दैट आई एक्सप्लेन लेटर ऑन। अभी हम बैंक की बात कर रहे हैं। जब करेंसी आनी शुरू हुई, लेन देन पैसे पे लेना देना शुरू हुआ, तब कहीं ना कहीं उधार की आवश्यकता आनी पड़ गई।
ब्रिटिश दौरान में बैंकिंग अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित बैंकिंग बड़ी प्रमुख थी। क्यों प्रमुख थी, पहले बात इसको समझिए। क्यों पैसे की जरूरत पड़ी, राइट? जब तक पैसे की जरूरत लोगों को नहीं पड़ेगी, बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रिटिशर्स में जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत किसानों को अपनी उपज का टैक्स देना ही पड़ता था। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उसे इनकम माना जाता था, और जो इनकम माना जाता था उसको टैक्स के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता था। ऐसा कई बार हो जाता था कि सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, सूखे 2-2, 3-3 साल लगातार चल जाते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता नहीं था। लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स वॉज नॉट बेस्ड ऑन प्रोड्यूस, इट वॉज सेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंड साइज। तो आपके पास इतना बड़ा खेत है, तुम इतनी उपज दोगे, सॉरी कितना टैक्स दोगे। आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ तो भी देंगे और नहीं हुआ तो भी देंगे। ये नहीं हुआ प्रॉब्लम करता था। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता तो फार्मर की इनकम नहीं होती थी, जब फार्मर की इनकम नहीं होती थी तो वो बेचारा टैक्स कहाँ से दे। ऐसी परिस्थिति में वो जमींदार के पास जा करके उससे ऋण लेता था, साहूकारों से ऋण लेता था। पुरानी पिक्चर अगर आप देखें 1970s 80s की या प्रेमचंद की, अगर आपने खूब सारी कहानियां पढ़ी हुई हो तो लगभग हर कहानी में एक साहूकार या जमींदार का किरदार जरूर होता था जो शोषण करता था। प्रेमचंद जी ने विशेषतः उसको इसी तरीके से में दिखाया गया है, कहानियों में भी इसी तरीके से दिखाया गया है कि साहूकार ऋण लेगा। वो इस चीज को भी हाईलाइट करें कि व्यक्ति पहले उससे ऋण लेगा, फिर साहूकार उससे ब्याज लेगा। सूदखोर उन्हें कहा करते थे। सूदखोरी वर्ड बहुत खराब है, लेकिन ये है वही इंटरेस्ट चार्जिंग। तो फिलहाल चीजों को रीमोड्यूल करते हैं। फार्मर जाकर के जमींदारों से ऋण लेता था, उसके बदले में वो ब्याज देता था। जमींदार एक बैंकर, साहूकार एक बैंकर के रूप में काम करता था, लेकिन आधा बैंक है ये किसी से डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट करता था। ये खुद में अपने आप में बहुत धनवान व्यक्ति होता था, उसके पास जो पैसा होता था उसी के बेसिस पे वो फार्मर्स को, या किसी की बेटी की शादी होनी है उसको, किसी के इलाज में पैसे की जरूरत है उसको ऋण देता था, और फिर उससे साल भर ब्याज लेता था और प्रिंसिपल अमाउंट को वापस लेता था। लेकिन इसको लेकर के कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशंस नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए इसे हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग का नाम दे सकते हैं। हम इसका क्या नाम दे सकते हैं? हम इसको अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग का नाम दे सकते हैं। आज रूल्स रेगुलेशंस हैं। धीरे धीरे ये साहूकार शोषण करते रहे, सरकारों तक बात पहुंचती रही, गरीबों का नुकसान होता रहा। रूरल एरिया में विशेषतः बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अर्बन एरियाज में तो फिर भी कुछ 1-2 ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स थे, लेकिन रूरल एरिया में बहुत प्रॉब्लम थी। और जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद वेलफेयर ऑफ रूरल इंडिया, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, वेलफेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी पर कार्य करती गई, धीरे धीरे वहां तक बैंक्स पहुंचना शुरू हुए। Banks was there to set rules and regulations under this interest, under this loan, under this deposits concept. और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब डिसाइड करने की नौबत आ गई तो फिर हम लोगों के यहाँ भी एज वेल एज कंट्री के लगभग हर देश में सबसे पहले एक सेंट्रल बैंक पाया जाता है। सेंट्रल बैंक इज ए कॉमन वर्ड, यू कैन आइडेंटिफाई इट एनीवेयर थ्रू आउट द ग्लोब, एनीवेयर यू गो यू विल आइडेंटिफाई दिस that central bank will always be there regulating all other banks of the economy. इंडिया में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, यूएसए में फेडरल बैंक ऑफ यूएसए कहते हैं, कहीं पर भी चले जाएंगे एक सेंट्रल बैंक होगा। सेंट्रल बैंक सेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटायर बैंकिंग इन इकोनॉमी। जो भी नियम बनेंगे सेंट्रल बैंक बनाएगा। इसे एपेक्स बैंक भी कहते हैं, इसे एपेक्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है और सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। सेंट्रल केंद्रीकृत ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और दूसरी चीजें भी इसी के अंतर्गत गवर्न हो रही होती हैं, राइट। सेंट्रल बैंक के अंतर्गत जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का मैंने आपको परिचय दिया। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक की बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, an institution which accepts deposits from customers and grants loan to firms and individuals. I repeat, commercial bank is an institution which accepts deposits from customers and grants loan to individuals and firms and deals in interest. And when it deals with the interest, this interest margin is its profitability. हम
कमर्शियल बैंक किसको कहेंगे? हम कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहेंगे, एचडीएफसी को कहेंगे, आईसीआईसीआई को कहेंगे, इंडियन बैंक को कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें जा करके अपने डिपॉजिट्स रखते हैं। डिपॉजिट पैसा जमा करना, वो वहां पर सेफ है। मेरे घर में 1.5 लाख रुपए सेफ नहीं, कोई रात को कूद करके चक्कू रख करके ले जा सकता है। हमने अपना पैसा बैंक पे रख रखा है, वहाँ पूरी सिक्योरिटी है, वहाँ पूरी सेफ्टी है, मेरा पैसा बराबर जमा है और पैसे मेरे पास भी, मेरे पास में एटीएम कार्ड पड़ा है, जब चाहेंगे तब एटीएम मशीन में निकालेंगे, लगाएंगे और पैसे निकाल लेंगे। कितनी अच्छी फैसिलिटी है। एंड दैट इज व्हाई आई डिपॉजिट मनी। जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है, और जब हमें इंटरेस्ट देता है तो हमें तो डबल हो गया, एक हमारा अमाउंट सेफ पड़ा हुआ है, दूसरी बात उस पर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड यही पैसा जब पूल हो जाता है तो वो हम ही को कभी लोन के रूप में देता है या फर्म्स को लोन के रूप में देता है। हमें कार खरीदनी है, कार लोन ले लिया, हमें बच्चे को पढ़ाना है, एजुकेशन लोन ले लिया, हमें कोई सामान घर का खरीदना, हमने पर्सनल लोन ले लिया, हमें मकान बनाना है, हमने होम लोन ले लिया। और अगर हम कोई फर्म है, अगर हमारा कोई इंस्टीट्यूशन है तो हम कैपिटल लोन ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं, हम एक्सटेंशन लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, साथ ही साथ लोन ग्रांट करना, यही कमर्शियल बैंक की बेसिक परिभाषा है। और इन सब के साथ साथ वो ये भी देखता है कि अगर इसके पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है तो वो उसको कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है जिससे कि कुछ न कुछ रिटर्न मिलता रहे। सो अब तक काफ़ी कुछ मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। वैसे भी मैं अभी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टर्म्स जब मैं लेक्चर लेते वक्त यूज़ करूँ तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं, समझ पाएँ। आई हैव सो फॉर एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स। लेकिन अभी भी बहुत सारे टर्म्स बहुत परेशान करते हैं। कैपिटल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं और वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो टर्म आता है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। व्हाट इट इज़ रिफर्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में 4 बेसिक चीज़ें आती हैं। पहला, प्रोविडेंट फंड, पेंशन जो एम्प्लॉयज़ को मिलती है। देन दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस की सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज, साथ ही साथ जनरल इंश्योरेंस की सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं दैट इज बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जिनके बारे में मैंने बात की है। और फिर चौथे नंबर पर आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पहला टर्म क्या है? ब्रॉड टर्म है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में 4 चीजें आ रही हैं, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस। देन बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ये टॉपिक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमें कमर्शियल बैंक्स को पढ़ना है। और फिर आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल कंपनीज। पेंशन के बारे में या प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई बात नहीं करनी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा ख्याल रखता है। एक अकाउंट है, जो भी एम्प्लॉय जहाँ भी नौकरी कर रहा है उसका पैसा कट कट के कुछ ना कुछ वहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है और जब व्यक्ति रिटायर होता है तो फिर उसको वो अमाउंट मिल जाता है। इसी तरीके से जब इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का। इसके बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई, बड़ा कंफ्यूजन है आईसीआईसीआई में, समझिए। पहला है आईसीआईसीआई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को, जायंट कॉरपोरेशंस को कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन देता है। ICICI, if it is in expanded form, full form is there, it is a financial institution। शायद 1965 में स्टैब्लिश हुआ था और प्राइवेट कंपनीज को लोन देने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। फिर दूसरा है ICICI, आगे लिखा है बैंक, इसका आपको फुल फॉर्म नहीं मिलेगा। उसी ICICI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी कैपिटल से बैंक खोला, ICICI बैंक।
ये कमर्शियल बैंक है, इसमें हम लोग अपना खाता खोलते हैं जाकर के, व्यक्तिगत लोन लेते हैं, इसके एटीएम कार्ड्स इश्यू होते हैं, इसके एटीएम्स मार्केट में मिलते हैं। दिस इज कमर्शियल बैंक, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं है। आईसीआईसीआई ब्रांड की तरह यूज कर लिया उन्होंने, इसका फुल फॉर्म नहीं होगा। इसी आईसीआई ने जब इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन और 49% एफडीआई अलाउ की गई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, तो फिर उन्होंने प्रूडेंशियल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और एग्रीमेंट साइन किया और जॉइंट वेंचर यहाँ पे डाल दिया। आईसीआई से प्रूडेंशियल, ये क्या है? ये जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। थोड़ा कंफ्यूजन है ना। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आईसीआईसीआई बैंक कमर्शियल बैंक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये इंश्योरेंस कंपनी है। ये मैं क्लासीफाई इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप बैंक्स के बारे में समझ सकें। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में वो भी कमर्शियल बैंक्स नहीं होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, बहुत सारे तरीके के बैंक्स हैं, इसलिए इतना लंबा सब्जेक्ट है और हर एक के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? वो जो बैंकिंग का पूरा कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वो लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन लोन देते या लेते रहते हैं। एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। नाबार्ड का नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आईबीआरडी का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बर्ड का नाम सुना होगा, बैंकर्स इंस्टीट्यूशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीबीआई का नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का नाम हमने ले लिया, सिडबी SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यूपीएफसी का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये सारे के सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये कॉरपोरेशंस को, कॉरपोरेट्स को अपना लोन देते चलते हैं। तो कुछ आपको टर्म क्लियर हो गए होंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या है। ये जितने बताए ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। इसके 4 हिस्से, पीएफ, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी इसके बाद और कुछ टर्म्स आते हैं जो आपको परेशान करते हैं। पहला, कैपिटल मार्केट। नो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में 2 हिस्से आते हैं। पहला स्टॉक मार्केट आता है, सारे इंडिया भर के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो आपके कैपिटल मार्केट में शामिल होते हैं। और फिर दूसरी होती है प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट, एक नई कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है तो वो शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है, शेयर होल्डर्स पैसा जमा करते हैं, कंपनीज के पास कैपिटल पूल होती है और कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर देती है। ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट है। इसका भी कमर्शियल बैंक से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल मार्केट भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है रीजनल बैंक्स। नाम ही बता रहा है, एक रीजन भर में जिसका अस्तित्व हो। ये सब स्पेसिफिक बैंक्स हैं, किसी एक विशेष कार्य के लिए स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये पूरे नेशन वाइड नहीं स्टैब्लिश होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, छोटे छोटे बैंक, छोटे छोटे एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है ये काम कर रहे हो। मेनली इनका काम रूरल डेवलपमेंट का होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक, ये जो ग्रामीण बैंक लगा ना, दैट इज रूरल बैंक। रीजनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं और कमर्शियल बैंक्स के अंतर्गत ये कार्य कर रहे होते हैं। मैंने इतने सारे टर्म्स आपको क्यों समझाए, इतने सारे टर्म्स आपको क्यों समझाए? क्योंकि हर एक की मीनिंग क्लियर होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कमर्शियल बैंक है। और अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो बैंकिंग नहीं है। अब जैसे बड़े आराम से लोग मुझसे बड़े आराम से पूछते हैं, मुथूट फाइनेंस से लोन कराया है, मुथूट बैंक से लिया है। मुथूट बैंक नहीं है, मुथूट फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मुथूट में आप अकाउंट खोल करके पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। जबकि कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स लोन, दोनों काम होने को चाहिए। मुथूट फाइनेंस जैसी जितनी भी कंपनीज हैं वो सारे का सारा लोन देती हैं, ये कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आता है। इसी तरीके से चिट फंड में लगा रखा है, बैंक के तरीके से पैसा जमा करो और जब जरूरत हो तो निकाल लो। नो, चिट फंड में भी ये फैसिलिटी नहीं है। चिट फंड एक पर्टिकुलर ग्रुप विशेष के लिए होता है और उसमें वही लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना
अकाउंट अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं जो उसके मेंबर है। जो मेंबर नहीं है उसका अंतर अकाउंट नहीं खोल सकते, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। खैर, सवाल ये भी उठता है कि बैंक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले तो समझिए कि बैंक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम किसी भी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक रिसेशन। जब भी हम किसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो किसी भी कोई भी इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेस्ट करती है, आधारभूत संरचना। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील, एनर्जी। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी देश में। ये तब पढ़ाए जाते थे 5 जब 1990s में पढ़ रहे थे। 1990s के बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में थोड़ी सी वृद्धि हुई और अब क्या आ गया है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बैंकिंग फैसिलिटीज और क्रेडिट फैसिलिटीज। ये जो 8वां है ये इन 7 को फंड करता है, मनी। एंड दैट इज वाई कमर्शियल बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि मनी तो लिमिटेड है लेकिन ये अवेलेबल कई जगह पर हो जाएगी। मुझे लग रहा है मेरे पास है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास है, जबकि ना हमारे पास है ना तुम्हारे पास है, पैसा किसी और के पास है। हम तीनों ये फील कर रहे हैं कि पैसा हमारे पास है। छोटे से एग्जांपल के रूप में समझते हैं तो आपको बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, अभी सिर्फ मैं कहानी सुना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। मेरी सैलरी आई और बैंक अकाउंट में जमा हो गई। एटीएम पे जेब में पड़ा हुआ तो सैलरी कहां पर है? मेरे साथ ये विश्वास है कि पैसा मेरे पास है। मेरे साथ बहुत सारे और लोगों की सैलरी वो भी बैंक के पास पड़ी है। सब एक साथ नहीं निकालेंगे, बहुत ज्यादा 5,000 रुपये में निकालेंगे, 10,000 निकालेंगे, फिर धीरे धीरे करके निकलता नहीं है। एक बार तो सैलरी पूरी निकाल कर धर ली, ड्राइंग रूम में सजा के रख लिया, इतनी हमारी सैलरी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी अपनी जरूरत भर का पैसा निकालता है। पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? बैंक में। एहसास किसी पास? मेरे पास। वो बैंक जो पैसा पूल हो रहा है, जब बैंक के पास कोई आता है लोन लेने के लिए तो वो यही पैसा उठा करके दे देता है। ध्यान से धीरे धीरे स्टेप समझिएगा, अभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मेरे ही पैसे का लोन सैंक्शन करता है मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को ये पकड़ा नहीं देता है, वो कहता है खाता खोलो। मिस्टर एक्स वहां पर बैंक अकाउंट खोलेंगे और उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब मिस्टर एक्स को क्या एहसास है? अब मिस्टर एक्स को ये एहसास है कि उसका पैसा उसके पास आ गया है। पैसा किसके पास है? मैं महसूस कर रहा हूँ वही पैसा मेरे पास है। मिस्टर एक्स महसूस कर रहे हैं कि वही पैसा उनके पास है। मिस्टर एक्स ने होम लोन के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया है, तो क्या एक बार 25 लाख रुपए निकाल देंगे? नहीं। पहले दिन वो कुछ ईंट वालों को चेक काटेंगे, सीमेंट वालों को चेक काटेंगे, आयरन वाले को चेक काटेंगे, चेक काट करके उसको पकड़ा देंगे, पेमेंट हो गया। पैसा अभी भी कहाँ है? पैसा अभी भी बैंक में है। और मिस्टर एक्स के बाद अब वो आयरन वाला, स्टील वाला, ब्रिक वाला भी महसूस कर रहा है कि पैसा उसके पास है। पैसा 3 जगह है, किसी के पास नहीं पैसा। एक्चुअली फिजिकल मनी इज देयर विद द बैंक। नाउ ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ चेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। एक एंट्री एक लिखित होता है, व्हाट इज सैलरी टुडे, योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश डैश अमाउंट ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट। हाँ, पैसा आ गया। पैसा कहीं नहीं है, जरूरत भर का सिर्फ पैसा निकाला जाता है, उसके बाद वो डिपॉजिट हो जाता है। तो एक्चुअली मनी इज पूल्ड विद द बैंक। क्यों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं डिजिटल पेमेंट कराइए, डिजिटल पेमेंट कराइए। जितना ज्यादा आप डिजिटल पेमेंट कराते जाएंगे हमारी इकोनॉमी को उतना बूस्ट मिलता जाएगा। ये और कुछ नहीं है, ये मनी अवेलेबिलिटी है इकोनॉमी में। हर एक को महसूस हो रहा है कि मनी है उसके पास, वो उस मनी का यूज भी कर रहा है और मनी फिजिकल रूप में इधर से उधर चल नहीं रही है, जरूरत ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा मजाक करते हैं आपके साथ, इससे भी आपको कुछ समझ में आएगा, लेकिन इसे पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। आज भी कहानी है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण रात में गोपिकाओं के साथ डांस करते हैं। मैं किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। श्री कृष्ण जी स्वयं राधा रानी जी के साथ डांस करेंगे, लेकिन चूंकि गोपिकाएं बहुत सारी हैं, उनकी सेविकाएं हैं, तो श्री कृष्ण भगवान अपनी एक एक फोटोकॉपी निकाल करके हर गोपिका को पकड़ा देते हैं। अब हर गोपी को यह एहसास है कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ है, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ रासलीला कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ है। यही हाल फिजिकल मनी का है। और ये फैसिलिटी कौन देता है? ये फैसिलिटी देता है क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स।
कमर्शियल बैंक मुझे एहसास कराए कि मेरी जेब में 3 डेबिट कार्ड पड़े हुए हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए मेरे पर्स में रखा हुआ है, जब चाहूंगा निकाल। एहसास के साथ साल दर साल गुजर जाते हैं, मैं कभी 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकालता हूँ। बैंक मेरे करेक्टर से समझ गए इसके 1,40,000 रुपये यहाँ पर रखे ही रहेंगे, और जब रखे रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात, तो उस पैसे को निकालने की जरूरत नहीं है। अब मनी मेरे पास भी है, तो मेरे जितने पैसे जनरली बैंक में रखे रहते हैं, बैंक को भी मेरा करेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, ये इतने पैसों को हाथ नहीं लगाता, रिजर्व में रखता है। मेरे जैसे लाखों लोग उसके मेंबर हैं, हर एक के 50-50, 60-60, 1-1 लाख रुपए पड़े हुए। और अगर कहीं फिक्स डिपॉजिट किया, मान लीजिए आपने लाख रुपए की एफडी कर दी साल भर की, तो अब तो बैंक को आप लिखित लेके आए कि आप साल भर तक ये पैसा निकालेंगे नहीं, ये लाख रुपए तुरंत किसी और को पकड़ा देगा। आपके पास आपका एहसास, दूसरे के पास दूसरे का एहसास। मनी इज स्टिल विद द बैंक, वी आर लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल पेमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एटीएम्स। मनी है कहाँ? मनी का एहसास है श्री कृष्ण गोपी के पास, और उसके जरिए चीजों को मैनेज कर लिया जाता है। ये सुविधा कमर्शियल बैंक जो देता है उसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। जब हम क्रेडिट क्रिएशन समझाएंगे तब उसकी टेक्निकलिटी समझाएंगे, कितने परसेंट, क्या रेशियो होता है, क्या प्रपोर्शन होता है। लेकिन आपको ये एहसास इतनी देर में हो गया होगा कि कमर्शियल बैंक के जरिए मुद्रा कई जगह पर एक समय में उपलब्ध हो जाती है। ऐसे ही माया नहीं कहते मनी को, पैसे को माया बोलते हैं। माया क्या है? धोखा। सबको एहसास है कि उसके पास है। अगर कहीं धोखे में, फॉर नॉलेज ही बता रहा हूं, अगर धोखे में एक दिन सारे कस्टमर बैंक के पास जाके कह दे मेरा पैसा वापस जाओ, वो बैंक उसी समय दिवालिया हो जाएगा, शायद आरबीआई भी नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, कमर्शियल बैंक ने उसे लोन के लिए दे रखा है, वो लोगों से कलेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ना ऐसा कभी होगा कि सारे कस्टमर किसी कमर्शियल बैंक में पैसा निकालने जाएं, और ना ही किसी कमर्शियल बैंक के पास कोई विशेष प्रॉब्लम आती है। थैंक यू।